सो फाइनली परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई वैकेंसी बताइए परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया से। परमानेंट बेसिस की ये वैकेंसी होने वाली है। एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी होगी और इसकी जो रेंज है सैलरी की वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 57,700 से लेकर 1,82,400। इसमें आपका डीए वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो अच्छी खासी सैलरी होती है। चलिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि वेटेज वगैरह कैसे दे रखा है। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा। क्या होगा, रिटन टेस्ट भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर फिर आपका फाइनल आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो स्क्रीनिंग सिलेक्शन कंपोनेंट क्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर की किस तरह से मार्किंग होने वाली है वो समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर एकेडमिक स्कोर के कितने नंबर होने वाले हैं। तो एकेडमिक स्कोर के यहाँ पर 100 नंबर होने वाले हैं और आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके 40 नंबर होने वाले हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 140 नंबर तो यही हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब जिन लोगों के इसमें ज़्यादा नंबर आ जाएंगे उन्हें मौका मिलेगा किस चीज़ के लिए, फेज़ 2 में जाएंगे वो लोग। फेज़ 2 में क्या है अब ये समझ जाइए। सबसे पहले आपको डेमो देना पड़ेगा, आप पढ़ाते कैसे हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा, टीचिंग स्किल कैसी है आपकी वो शो करना पड़ेगा, आपकी एबिलिटी कैसी है टू टेक एन ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर, तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा। ये 20 नंबर का रहने वाला है डेमो, और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका ये मेन सिलेक्शन के कंपोनेंट हो गए। चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें हम समझ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या बोल रहे हैं, जो आपका एपीआई स्कोर है पर्टिकुलरली कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो जो 2018 की गाइडलाइन थी उसका अपेंडिक्स सेकंड और टेबल 3A में दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा, और पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में भी समझ जाइए। पॉइंट नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर देयर शैल बी अ रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द रेलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच ऑफ 40 पॉइंट्स, ठीक है ना, 40 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो सिलेबस होगा रिटन टेस्ट का वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल आप साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ या फिर सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सिलेबस यूजीसी नेट का रहता है वही सेम सिलेबस आपका होने वाला है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सिलेबस आपका गेट का रहता है वही रहने वाला है, और अगर आप फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो जीपी एटी का सिलेबस रहता है वही रहने वाला है, वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने नेट क्वालिफाई किया था, नेट क्वालिफाई करते वक्त जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है ना। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द कैंडिडेट शैल बी गिवन अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 7 days फॉर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ क्यूमुलेटिव स्कोर ऑफ बेसिक एकेडमिक स्कोर एंड एपीआई एंड रिसर्च स्कोर। कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो एपीआई स्कोर है वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से, तो उसे ये चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें इन्हें कोई चीज़ गलत लगती है और उसके नंबर ये देंगे तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको 7 दिन का वक्त मिलेगा, वो कह रहे हैं ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 9 भी इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में अप्लाई करने से पहले उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना बेहद ज़रूरी रहता है। आप लोग सिलेक्शन का क्राइटेरिया इग्नोर कर देते हैं और फिर परेशान होते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमें समझ में नहीं आया और यहाँ पर हमारा कोई रेस्पॉन्स भी नहीं आया वहाँ से यूनिवर्सिटी से। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट, देखिए कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर। किस चीज़ से कंबाइंड स्कोर, एपीआई का स्कोर प्लस रिटन टेस्ट का। एपीआई और रिटन टेस्ट का जो स्कोर है उसे जोड़ा जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी
और उसके बाद क्या होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल। वही आपका डेमो वगैरह और इंटरव्यू टेकन टुगेदर, दोनों को साथ में लेकर कम से कम तो देखिए 50% तो आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर का होगा। देखिए 20 नंबर का आप तो डेमो होगा प्लस 10 नंबर का आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। 30 नंबर का होने वाला, तो 30 नंबर में से कम 15 नंबर मतलब 50% तो आपको लाने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो गए, या साइंस के हो गए, या लैंग्वेजेस के हो गए, या लाइब्रेरी साइंस के हो गए, या फिजिकल एजुकेशन के हो गए, या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन के हो गए। तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है? तो एलिजिबिलिटी सबसे पहली बात तो ये कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, और वो भी 55% मार्क्स के साथ। कुछ लोगों का ये डाउट आता है कि सर अभी तो हमारा मास्टर डिग्री चल रहा है, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या तो ये है कि भाई लास्ट डेट से पहले पहले तक आप पर यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे अप्लाई, ठीक है ना। तो आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात ये भी है कि देखिए यहाँ पर आप ये देखिए कि मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके साथ यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप साइंस फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं तो CSIR नेट होना चाहिए आपका, या आपके पास स्लेट या फिर सेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने PhD कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2009 और 2016 की जो रेगुलेशन है उसमें आप फिट बैठने चाहिए। फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था PhD में, वो लोग उनके पास अगर नेट नहीं भी है, सेट नहीं भी है, तब भी वो ओनली PhD की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। PhD आपकी कैसी होनी चाहिए? तो देखिए PhD जो आपकी होनी चाहिए वो रेगुलर मोड की होनी चाहिए। PhD की थीसिस को कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने वेरीफाई किया हो, चेक किया हो। इसके अलावा आपका जो ओपन PhD वाइवा वॉइस है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंडक्टेड हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों, जिसमें से एक कम से कम आपका जो है UGC के केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हुआ हो। द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, और आपने जो 2 पेपर लिखे हैं कम से कम उन्हें प्रेजेंट भी किया हो। कहाँ? कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, सेमिनार के अंदर, और वो भी स्पॉन्सर्ड या फिर सपोर्टेड होनी चाहिए UGC, ICSSR या फिर CSIR के जरिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहां पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री और PhD के बेसिस पर। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने विदेश की, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो उनकी अगर यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है तो वो डायरेक्टली PhD के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि API स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये UGC रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A में ये दे रखा है API स्कोर निकालने का तरीका। और देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, असेसमेंट ऑफ द मेथडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ API स्कोर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर आपका जो वेटेज रहने वाला है वो 30% रहने वाला है API का, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपकी 80% थी या फिर से उससे ज़्यादा थी, तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर मिल जाते हैं, पॉइंट मिल जाते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ताकि हम आपको राय दे सकें यहाँ पर आपका अप्लाई करना सही भी रहेगा या फिर नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फीस भी लगेगी अप्लाई करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में देखिए आप ये इसी तरीके से 80% हैं या उससे ज़्यादा हैं तो 25 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। MPhil अगर आपने कर रखा है तो 60% या उससे ज़्यादा थे तो उसके 7 नंबर मिल जाते हैं। जिन लोगों ने PhD क्वालिफाई कर रखा है तो मतलब कर रखा है तो उसके 30 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। JRF क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर रहते हैं, खाली नेट के 5 नंबर मिलते हैं, सेट के 3 नंबर रहते हैं। सेट से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना ज़रूरी है कि सेट आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उसी में एलिजिबल होते हैं, सेट से अदर स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते सेट के जरिए। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के भाई देखिए 2 मार्क्स मिलते हैं हर एक पेपर के, मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं, और 2 मार्क्स मिलते हैं आपको एक्सपीरियंस के, मतलब आपने जो पढ़ाया है कहीं पर भी अनुभव है आपका तो उसके भी मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी में यहाँ पर आपको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अगर आपके पास अवार्ड हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, और स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MPhil और PhD दोनों आपने कर रखा है तो मैक्सिमम 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। JRF है, नेट और सेट तीनों भी हैं अगर आपके पास, तब भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा हाँ ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जिन कैंडिडेट ने पीएचडी अगर कर रखी है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है टॉप 100, तो उन्हें ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चलिए यहाँ पर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से आई हुई है। यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं, ये 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, और ये आप इसका रेफरेंस नंबर नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप ये बात चेक करिए कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन है वो 24/7/2026 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और उसे आपको सेंड कर देना है 28 अगस्त तक, ठीक है ना। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना पड़ेगा, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस, यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ भेजना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग फैकल्टी पोजीशन यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखा है, अंबेडकर चेयर में वैकेंसी है, और यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से वैकेंसी है। हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी ईडब्ल्यूएस में भी है, ओबीसी में भी वैकेंसी है, एससी में वैकेंसी और यूआर में भी वैकेंसी है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में अच्छी खासी वैकेंसी आई है। बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी में भी है और एससी में भी वैकेंसी है, ठीक है ना। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अच्छा हाँ, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी यहाँ पर जनरल में है और एससी में है, ठीक है ना। तो ये देख लेना। एनवायरमेंटल साइंस में एक वैकेंसी है जो कि जनरल में है। तो जनरल में तो भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया से, लेकिन ये जो रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है इसमें उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी है, तो उसे ज़रूर से आप देख लेना। और अगर आपका एपीआई स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, तभी अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर पीएचडी होल्डर और डिग्री वाले अच्छे खासे आते हैं, और जिनके पास अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है वो लोग आते हैं, तो उनसे तगड़ा कंपटीशन होता है। तो आप ये देख लेना, और अपना जो रिसर्च हाँ एकेडमिक स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अच्छा, यहाँ पर जो ओबीसी एससी एसटी की जो वैकेंसी है उस पर जो है उत्तर प्रदेश वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं कर पाएंगे अप्लाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक बात थी कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, ठीक है ना। यहाँ पर आप आएंगे और यहीं पर आपको टीचिंग पोस्ट के नाम से ये वाला स्क्रॉल कर रहा है, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और यहीं इसी वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यहीं से आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, ये वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि प्रोफेसर लेवल की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।